जोहार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो सोचते हैं, जो देखते हैं या जो मानते हैं, क्या वह सच में आपकी सोच है या कोई और एक अदृश्य जाल धीरे धीरे आपकी सोच को नियंत्रित कर रहा है? इसी विषय पर युवल नोआ हरारे की नेक्सस किताब आई है। आज हम उसके नज़रिए से इन चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि मानवता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की, और वह है सूचना का नेटवर्क की। यह एक ऐसी यात्रा है जो हजारों साल पहले शुरू हुई, जब हमारे पूर्वजों ने अपनी भाषा के माध्यम से वैसी चीज़ों के बारे में बात करनी शुरू की जो वास्तव में थे ही नहीं। आग के इर्द गिर्द बैठकर कहानियाँ सुनानी शुरू की थी, और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के उस मोड़ पर पहुँच गए हैं जहाँ यही जाल हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। तो चलिए आज का यह सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहानियों का जादू और पहला सूचना नेटवर्क की बात करेंगे। सोचिए, आज से हजारों साल पहले की बात। इंसान आहार श्रृंखला में एक साधारण जानवर था। शेर और हाथी से डरता था, लेकिन भाषा के प्रयोग ने हमें कालांतर में इस धरती का शासक बना दिया। भाषा ने वास्तव में ऐसी चीज़ों के बारे में हमें बात करने की आज़ादी दी जो असल में है ही नहीं। भाषा ने हमें भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बात करना सिखाया। इसने हमारे दिमाग में जानकारी का पहला नेटवर्क स्थापित किया। लेकिन इस नेटवर्क का सबसे क्रांतिकारी इस्तेमाल तब हुआ जब हमने झूठ बोलना सीखा। हाँ, झूठ बोलना। हमने कहानियाँ गढ़नी शुरू की, जैसे इस जंगल की रक्षा एक महान आत्मा करती है जो बहादुरों का साथ देती है। यह अदृश्य शक्ति थी जिसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन सब उस पर यकीन कर सकते थे। इस एक कहानी ने सैकड़ों, हजारों, यहाँ तक कि करोड़ों अजनबियों को एक साझा विश्वास के सूत्र में बांध दिया। इसने हमें विशाल समूहों में रहना सिखाया। धर्म, राष्ट्र, पैसा, कानून, कंपनियाँ, ये सब कहानियाँ ही तो है। क्या हमने कभी राष्ट्र को छुआ है? क्या आपने रुपया खाया है? नहीं, लेकिन हम सब इस कहानी पर यकीन करते हैं कि इस कागज़ के टुकड़े की कीमत है, और इसी साझे यकीन से पूरा बाजार चलता है। इस तरह से जानकारी का यह पहला नेटवर्क जो कहानियों और विश्वासों पर टिका था, ने हमें छोटे छोटे समूह से उठाकर हजारों लाखों लोगों के समाज बनाने की शक्ति दी। हमने देवी देवता बनाए, नियम बनाए, परंपराएं गढ़ी। हम अब सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बल्कि कहानियों के रिश्तों से भी संबंधित थे। लेकिन इस नेटवर्क की एक बड़ी कमजोरी थी, यह इंसानी याददाश्त पर निर्भर था। लेकिन जब हजारों लाखों लोगों का साम्राज्य बनाने की बात आई तो सिर्फ याददाश्त पर भरोसा करना नामुमकिन था। लोगों से टैक्स वसूलने की बात, हजारों सैनिकों की तनख्वाह का हिसाब रखने की बात, एक कानून बनाकर उसे पूरे साम्राज्य में लागू करने वाली बात, ये सब बातें हैं। इंसानी दिमाग इतना सारा डेटा, इतनी सारी जानकारी याद नहीं रख सकता था। यहीं पर आप कह सकते हैं कि मानवता एक ऐसी दहलीज पर खड़ी थी जहां उसे आगे जाने के लिए, विशाल साम्राज्य और शहर बनाने के लिए एक नए और ज़्यादा भरोसेमंद इंफॉर्मेशन नेटवर्क की ज़रूरत थी। एक ऐसी तकनीक की ज़रूरत थी जो जानकारी को इंसानी दिमाग की सीमाओं से आज़ाद कर दे। कहानियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती, लेकिन बदल जाती। एक ही बात 10 लोगों के कानों से गुजरते गुजरते कुछ और ही बन जाती। फिर आया लेखन क्रांति, जब जानकारी ने भौतिक रूप लिया। सेपियंस में हमने देखा है कि कैसे भाषा और कहानियों ने हम इंसानों को एक अदृश्य नेटवर्क में बांधकर दुनिया का सबसे सफल जानवर बना दिया। लेकिन हमने यह भी जाना था कि इस नेटवर्क की कुछ अहम कमजोरी भी थी कि यह इंसानी याददाश्त पर पूरी तरह निर्भर था, जो सीमित थी। और इस विशाल साम्राज्य को और समाज को चलाने के लिए, हजारों लोगों का हिसाब किताब रखने के लिए, कानून बनाने के लिए यह नेटवर्क काफ़ी नहीं था। इसी आवश्यकता ने लेखन कला क्रांति की शुरुआत की। जब हजारों लाखों लोगों के साम्राज्य बनने लगे तो सिर्फ याददाश्त पर भरोसा करना मुश्किल हो गया। टैक्स का हिसाब, कानून बनाना, सैनिकों का रिकॉर्ड, इंसानी दिमाग इतना सारा डेटा स्टोर नहीं कर सकता था। तब एक नई तकनीक ने जन्म लिया, लेखन कला। कागज़ और स्याही की ताकत ने पहली बार जानकारी को भौतिक रूप दिया। अब राजा का फरमान सिर्फ एक आवाज़ नहीं या आदेश नहीं, बल्कि पत्थर पर खुदा एक आदेश था जिसे कोई नहीं बदल सकता था। इस एक आविष्कार ने नौकरशाही को जन्म दिया।
रोमन साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य लेखन के बिना असंभव थे। अब जानकारी बहती नदी नहीं बल्कि बांध में इकट्ठा किया गया पानी बन गई, जिसे सत्ता अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन इस शक्ति की एक कीमत थी। जानकारी का यह नया नेटवर्क कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में था। आम आदमी अध्ययन करना और लिखना नहीं जानता था। यह कला पुजारियों, शास्त्रियों और राजदरबार के अधिकारियों तक सीमित थी। उन्होंने इस ज्ञान को एक रहस्य बनाए रखा, अपनी ताकत का जरिया बनाकर रखा। धर्म ग्रंथ लिखे गए और कहा गया कि यह ईश्वर के शब्द हैं। अब ईश्वर की वाणी किसी की याददाश्त में नहीं बल्कि एक पवित्र किताब में कैद थी, और इस किताब को अध्ययन करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ कुछ लोगों के पास था। उसे वही मानना होता था जो उसे धर्मगुरु या राजा का अधिकारी बताता था। उसकी दुनिया को देखने का नज़रिया अब उसका अपना नहीं था, बल्कि उन लिखित शब्दों का गुलाम था जिन्हें वो खुद अध्ययन भी नहीं कर सकता था। ये हजारों सालों तक चला। ज्ञान कुछ खास मठों, मंदिरों और पुस्तकालयों में बंद रहा। फिर आया प्रिंटिंग प्रेस। जब ज्ञान आम आदमी तक पहुंचा, 15वीं शताब्दी में जर्मनी के एक सुनार ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसने दुनिया हिला कर रख दी, प्रिंटिंग प्रेस। इसने विशाल साम्राज्य और सदियों पुराने धार्मिक सत्ता की नींव हिला कर रख दी। इसने लिखने की कला ही नहीं बल्कि जानकारी को भी अमर बना दिया। अब जो ज्ञान चुनिंदा लोगों के पास था, पवित्र किताबों और शाही फरमानों में बंद था, अक्सर आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर था। उसी तरह सदियों तक दुनिया उसी ढर्रे पर चलती रही तो प्रिंटिंग प्रेस एक ऐसी मशीन थी जिसने जानकारी के नेटवर्क को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब एक किताब की हजारों प्रतियां एक ही दिन में छापी जा सकती थी। किताबें सस्ती हुई और आम लोगों की पहुंच में आ गई। ज्ञान जो पहले मठों और राजमहलों में कैद था, अब सड़कों और बाजारों में पहुंचने लगा। इसका सबसे बड़ा असर धर्म पर हुआ। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च पर सवाल उठाए। उनके 95 सवालों की हजारों प्रतियां छपकर पूरे यूरोप में फैल गई। पहली बार लोगों ने अपनी भाषा में बाइबल पढ़ी और पाया कि चर्च जो बता रहा है वह बाइबल में लिखा ही नहीं है। इसने एक धार्मिक आंदोलन खड़ा किया और यूरोप को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यह सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं था। न्यूटन, गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों के विचार अब किताबों के रूप में पूरी दुनिया में फैलने लगे। विज्ञान की क्रांति संभव हुई। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। एक ही भाषा में छपी किताबों और अखबारों ने लोगों को हम की भावना पैदा की। आज भी हम अपनी भाषा के नाम पर जो गर्व करते हैं वह भाव वहीं से आया। जानकारी का यह नेटवर्क जो पहले महंगा और कुछ लोगों के नियंत्रण में था, अब तेज, सस्ता और लोकतांत्रिक हो गया। ये मास मीडिया का जन्म था। इसने आम आदमी को सोचने की, सवाल करने की और अपनी राय बनाने की शक्ति दी, जिसने क्रांतियों को जन्म दिया, जैसे अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचार किताबों के जरिए ही फैले। लोगों को राजशाही के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। फिर आया बिजली का जाल, टेलीग्राफ, रेडियो और टेलीविज़न। प्रिंटिंग प्रेस ने जानकारी को सस्ता बना दिया, लेकिन उसकी रफ्तार अब भी सीमित थी। एक किताब को लंदन से दिल्ली पहुंचने में महीनों लग जाते थे। 19वीं सदी में बिजली के आविष्कार ने सब कुछ बदल दिया। इंसान ने एक ऐसी ताकत को काबू में करना सीख लिया था जो अदृश्य थी, तेज थी और चमत्कारी भी, और वह थी बिजली। टेलीग्राफ ने जानकारी को प्रकाश की गति से भेजना संभव बना दिया। दुनिया अचानक बहुत छोटी हो गई। यह नया इलेक्ट्रिक या बिजली का जाल सिर्फ टेलीग्राफ तक ही सीमित नहीं रहा। जल्द ही अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जिसने इंसानी आवाज़ को तारों के जरिए भेजना संभव बना दिया। उसके बाद आया रेडियो का जादू। मार्कोनी ने दिखाया कि जानकारी को बिना तारों के, हवा के तरंगों के रूप में भी भेजा जा सकता है। अब जानकारी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ही नहीं बल्कि एक बिंदु से लाखों लोगों तक एक साथ पहुंच सकती थी। हिटलर जैसे तानाशाहों ने रेडियो को प्रचार फैलाने का सबसे अहम हथियार बनाया। वो अपनी जोशीले आवाज़ से सीधे अपने देश के हर घर में पहुंच सकता था, लोगों की भावनाओं को उत्तेजित कर सकता था और उन्हें अपने खतरनाक इरादों के लिए तैयार कर सकता था। 20वीं सदी में टेलीविज़न के आने से यह नेटवर्क और शक्तिशाली हो गया। वियतनाम युद्ध को पहला टेलीविज़न युद्ध कहा जाता है। लोगों ने पहली बार अपनी आंखों से युद्ध की भयावहता देखी और इसने जनमत बदल दिया। लेकिन इस नेटवर्क की भी एक कीमत थी। जानकारी अब
कुछ विशाल मीडिया हाउस, न्यूज़ एजेंसियां और सरकारी प्रसारकों के हाथों में केंद्रित हो गई थी। वही तय करते थे कि आप क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे और क्या सोचेंगे। वे एजेंडा सेट करते थे। आम आदमी ज़्यादातर एक निष्क्रिय उपभोक्ता था। आज भी तो मीडिया गोद मीडिया ही है। खैर, फिर आता है डिजिटल युग, जहां इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय होता है। अब हम उस मुकाम पर आ पहुँचे हैं जहां पिछली क्रांतियों ने, चाहे वो लेखन हो, प्रिंटिंग हो या बिजली का वेब हो, जानकारी के प्रवाह को तेज और व्यापक बनाया। लेकिन उन सभी में एक बात समान थी, जानकारी बनाने और उसे विशाल पैमाने पर फैलाने की शक्ति कुछ ही लोगों के हाथों में थी। चाहे वह पुजारी हो, प्रकाशक हो या मुख्य मीडिया हाउस, आम आदमी ज़्यादातर एक उपभोक्ता ही बना रहा। फिर आया इंटरनेट। यह कोई मामूली बदलाव नहीं था, यह एक धमाका था। इसने वादा किया कि यह जानकारी के नेटवर्क को पूरी तरह से लोकतांत्रिक बना देगा। अब कोई भी कहीं से भी अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता था। एक ब्लॉगर, एक यूट्यूबर या सोशल मीडिया पर एक आम नागरिक भी मुख्य अखबारों और टीवी चैनलों को चुनौती दे सकता था। सत्ता का पिरामिड अचानक से उल्टा हो गया। जानकारी ऊपर से नीचे नहीं बल्कि हर दिशा में बहने लगी। अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलनों को दुनिया ने सोशल मीडिया के जरिए संगठित होते देखा। विकिपीडिया ने ज्ञान को मुफ्त कर दिया और मुक्त कर दिया। गूगल ने किसी भी जानकारी को सेकंडों में खोजना संभव बना दिया। लेकिन हर सूचना क्रांति अपने साथ नए खतरे भी लेकर आती है। इस डिजिटल समुद्र में सच और झूठ का फर्क मिट गया। झूठी खबरें वायरस की तरह फैलती है। पहले संपादक और पत्रकार जानकारी को फिल्टर करते थे, अब कोई गेटकीपर नहीं है। एक झूठी खबर भी उतनी ही तेज़ी से फैलती है जितनी सच्ची, बल्कि अक्सर उससे ज़्यादा तेज़ी से ही, क्योंकि वो हमारी भावनाओं को उत्तेजित करती है। समाज ध्रुवों में बढ़ रहा है। लोग अपने अपने इको चैम्बर या ध्वनि कक्ष में बंद हो गए हैं, जहां उन्हें सिर्फ वही विचार सुनाई देते हैं जिनसे वह पहले से सहमत हैं। और फिर इस कहानी में एक नए और सबसे शक्तिशाली प्लेयर की एंट्री हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। फेसबुक, गूगल, अमेज़न, अभी चैट जीपीटी, ग्रोक, डीपसीक सिर्फ आपको जानकारी नहीं देते, वे आपके बारे में जानकारी भी इकट्ठा करते हैं, आपकी डिजिटल प्रोफाइल बनाते हैं। एआई आपसे बेहतर जानता है कि आपको क्या पसंद है, आपके विचार क्या हैं, और फिर वह आपको वही कंटेंट दिखाता है जो आपको और ज़्यादा व्यस्त रखे। अब एआई सिर्फ जानकारी को व्यवस्थित नहीं कर रहा, बल्कि खुद नई जानकारी, नया कंटेंट बना रहा है। लेख, तस्वीरें, संगीत, सब कुछ। जल्द ही ऐसी दुनिया होगी जहां इंटरनेट का ज़्यादातर कंटेंट इंसानों ने नहीं बल्कि एआई ने बनाया होगा। किस वीडियो पर आप कितनी देर रुकते हैं, हर एक क्लिक को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस विशाल डेटा का विश्लेषण करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एल्गोरिदम आपकी एक डिजिटल प्रोफाइल बनाते हैं। वो आपसे बेहतर जानते हैं कि आपको क्या पसंद है, आपके राजनीतिक विचार क्या हैं और आपका अगला कदम क्या हो सकता है। तब हम कैसे यकीन करें कि जो हम पढ़ रहे हैं वह सच है? जब एआई किसी इंसान की आवाज़ और चेहरे की हुबहू नकल कर सकता है, तो हम अपने दोस्तों और नेताओं पर कैसे भरोसा करेंगे? जानकारी का नेटवर्क जो भाषा के रूप में शुरू हुआ था, अब एक ऐसी इकाई बनने की कगार पर है जो इंसानी समझ और नियंत्रण से परे है। हमने एक ऐसा जाल बुना है जो अब हमें ही नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। क्या हम इस जाल के मालिक बने रह पाएंगे या इसके गुलाम बन जाएंगे? क्या इंसान इस नेटवर्क का इस्तेमाल एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए करेगा, या ये हमारी सभ्यता के अंत की शुरुआत है? ये सवाल सिर्फ दार्शनिक नहीं है, यह हमारी और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित है। अब सवाल उठता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। हम एक दोराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है, जहां एआई और जानकारी का सही इस्तेमाल करके हम गरीबी, बीमारी और युद्ध जैसे समस्याओं को हल कर सकते हैं। दूसरा रास्ता एक अंधकारमय भविष्य की ओर ले जाता है, एक डिजिटल तानाशाही जो इतिहास की किसी भी तानाशाही से ज़्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि यह हमारे दिलों और दिमागों के अंदर घुसकर हमें नियंत्रित करेगी। तो हम क्या करें? सबसे पहला कदम है जागरूकता। जब भी आप अपना फ़ोन स्क्रॉल करें, खुद से पूछें कि यह कंटेंट मुझे क्यों दिखाया जा रहा है, इसके पीछे किसका क्या मकसद है। हमें अपने ध्यान को लेकर सावधान रहना होगा, सूचना के विविध स्रोतों को खोजना होगा, अपने से अलग विचार रखने वाले लोगों को सुनना होगा।
हर चीज़ पर आंख मूंद कर विश्वास करने के बजाय सवाल पूछने की आदत बनानी होगी। और सबसे ज़रूरी, हमें अपने बच्चों को इतिहास और दर्शन सिखाना होगा ताकि वे समझ सकें कि यह दुनिया कैसे काम करती है और इस डिजिटल दुनिया के खतरों को वे पहचान सकें। तो साथियों, यह सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, यह तो बस शुरुआत है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस अदृश्य जाल के मालिक बनते हैं या गुलाम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं आपको लगता क्या है कि एआई और सूचना का भविष्य आगे क्या है। शुक्रिया, फिर मिलेंगे एक और रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए सबों को धन्यवाद। जोहार।